हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू दक्षिणा की क्लासरूम। मेरे साथ दक्षिणा की क्लासरूम में बच्चे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज हमारा नेक्स्ट आई शुड से थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर द एंडोक्राइन सिस्टम द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसका शुरू होने वाला है। बट इस चैप्टर के लेक्चर्स प्रिडोमिनेटली बहुत ही सिंपल छोटे रहेंगे, और क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और अलाइड नोट्स को कंप्लीट करेंगे तो चैप्टर हमारा काफ़ी जल्दी कंप्लीट होगा। छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर में जहाँ तक अभी तक मैंने आपको समझा दिया, बातें बता दी, एक जनरल इंट्रोडक्शन था इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपके लिए। उस इंट्रोडक्शन के बाद बेटा इस चैप्टर की कहानियों के अंदर जब घूमते हैं तो हमें एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करना है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको एंडोक्राइन सिस्टम मालूम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करी जाती है तो भैया एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, यस। और उस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स दोनों मिलते हैं। बेटा ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स बेटा वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जिनका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जिनका मेजर काम एंडोक्राइन सिक्रीशंस का है। नॉन ऑर्गेनाइज्ड हम किसको कहेंगे बेटा? नॉन ऑर्गेनाइज उसको कहेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गई, ऐसी जगहें जिनका मेन काम तो कुछ और है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर उन ऑर्गन्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो सिक्रीट कर सकते हैं अपने बनाए हुए हार्मोन्स, ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर सके। इसके अलावा कुछ नहीं। कहानी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से हम लोग करेंगे शुरू बेटा इस लेक्चर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से एवरीथिंग दैट कैन बी फाउंड विद इन द कंप्लीट स्कल। स्कल के अंदर आपके पास ये तीन चीज़ें मेजर मिलती हैं: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड। यहाँ पे एनसीईआरटी का आप डायग्राम देख सकते हैं। इधर आपके पास यहाँ पे तीन चीज़ें मेजर मिल रही हैं: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड। हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर आज हमें इन तीनों को फिनिश ऑफ करने की। बेहद सिंपल है, बेहद आसान है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड कैसे काम करते हैं, ये सारी की सारी बातें आओ करते हैं शुरू। बात शुरू होती है हाइपोथैलेमस से, तो पहले हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम नोट्स पे पहुंचेंगे। एज यू नो, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, द फोरब्रेन। क्या आपको हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर याद है बेटा? मैंने जब आपको न्यूरल सिस्टम कराया था, जो न्यूरल सिस्टम के अंदर मैंने आपको हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर बेसिकली अच्छे से समझाया था। मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से यहाँ पे ये अपने पास स्ट्रक्चर है। ये वाले स्ट्रक्चर में जो आपके पास ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग टर्म करते हैं हाइपोथैलेमस। मस्ट यू अंडरस्टैंड, ये पूरा का पूरा पोर्शन, अगर मैं ये पूरा का पूरा पोर्शन की बात करता हूँ तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डायनसेफेलॉन। एंड आपको याद होना चाहिए हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रोसेंसेफेलॉन। ये फोर ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन सा? अपने पास सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। इतना क्लियर? इस डायनसेफेलॉन में जो ये वाला पोर्शन है, जहाँ पे मैं अब यहाँ पे डार्क ग्रीन कर दे रहा हूँ बेटा, ये है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस इस तरीके से यहाँ पे सिचुएटेड है। डन। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ बेटा, आपको थोड़ा सा नर्वस सिस्टम भी रिवाइज करा देता हूँ। सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन पढ़ते हो। अगर हम यहीं पे वेंट्रिकल्स की बात करते हैं बेटा, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ नर्वस सिस्टम इन पैरेलल। सेरेब्रम के अंदर आपके पास दो वेंट्रिकल्स मिलते हैं। तीसरा वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास यहाँ पे लेंगे। थर्ड वेंट्रिकल आपको मिलेगा इन दी डायनसेफेलॉन। इतना आगे। उसके बाद आपके पास एक डक्ट मिलती है, सेरेब्रल एक्विडक्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम, इन तीनों के बीच में मिलता है फोर्थ वेंट्रिकल। क्या यही चीज़ हमने पढ़ी है? तो आप कहोगे 100% यस, हमने यही पढ़ा। यहाँ पे बात इन्होंने डायनसेफेलॉन बोली और उसने कहा कि हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है, इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, द फोर ब्रेन, फुल स्टॉप। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। बहुत सारे शरीर के फंक्शंस ये हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स
कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस लाइन के लाइन वर्ड्स पे बेटा फोकस कीजिए। इट कंटेन्स, इसके पास सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। बेटा यहाँ पे वर्ड आपको दिया है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। क्या है इस वर्ड का मतलब? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स आर न्यूरॉन्स which are involved in process of secretion। यानी ऐसे न्यूरॉन्स जो सिक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनको हम न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहते हैं। और आपने एक बात पे फोकस किया बेटा, यहाँ पे फोकस करने में आपको पता लगेगा ऐसे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियाई। तो ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हमने जिनको क्या नाम दिया? इनको नाम दिया न्यूक्लियाई। आर यू गेटिंग दिस थिंग? बेटा न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई में फोकस कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसे न्यूरॉन जो सिक्रीट कर सकते हैं न्यूक्लियाई बोलते हैं उनको, जो हार्मोन बनाते हैं। क्या कैसे कैसे हार्मोन? देखो, ये जो हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है उनकी बात हो रही है। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones। क्या आपको ये बात समझ आई? देखिए बेटा, ब्रेन के अंदर आपके पास हाइपोथैलेमस है और इसी ब्रेन के अंदर आपके पास पिट्यूटरी है, ठीक है। तो अब ये हाइपोथैलेमस है ना, चलो मैं यहाँ पर रुक के आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। ये थायराइड ग्लैंड है, एक हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है बेटा थायराइड ग्लैंड से बनता है। इससे ये थायरॉक्सिन बनने के बाद ये पूरी बॉडी में थायरॉक्सिन जाता है और बॉडी के सेल्स को इफेक्ट करता है। समझो इस बात को, थायरॉक्सिन बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। तो मैं इधर कहूँगा कि जो थायरॉक्सिन है, ये जो हार्मोन है, एच मतलब हार्मोन, एक्ट्स ऑन टारगेट बॉडी सेल्स। समझ गए? अब एक्ट ऑन टारगेट बॉडी सेल्स एंड वहाँ पे क्या करेगा? ऑल्टर फिजियोलॉजी। वहाँ पे फिजियोलॉजी को ऑल्टर करेगा, सिंपल। बट हाइपोथैलेमस के साथ कहानी अलग है। ये जो अपना हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या करेगा? प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट ऑल्टर, लिखता हूँ मैं इसको, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस हार्मोन्स विच ऑल्टर गलत वर्ड होगा यहाँ पे, कुछ और लिखते हैं, विच अफेक्ट द पिट्यूटरी। ऐसे हार्मोन बनाएगा जो पिट्यूटरी पे इफेक्ट करेंगे। कैसा? बाय मेकिंग इट सिक्रीट स्लैश प्रोड्यूस अदर हार्मोन्स। अब फर्क देख रहे हो बेटा? फर्क में आपको यहां दिख रहा है कि बॉडी में बाकी जो आपके पास ग्लैंड्स हैं वो बना रहे हैं और उनसे पूरी बॉडी के सेल्स की नॉर्मल काम करने की तरीका, फिजियोलॉजी चेंज हो रही है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन बना रहा है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड से बनने के लिए, मतलब दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को इफेक्ट करते हैं। यानी पिट्यूटरी भी तो एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशन कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ये स्पेशल फंक्शन है। यानी वन ग्लैंड इज कंट्रोलिंग द सिक्रीशन ऑफ अनदर ग्लैंड। क्या ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आई? नहीं तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, हार्मोन बनता है और हार्मोन बॉडी के टारगेट सेल्स पे काम करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वन ग्लैंड इज अफेक्टिंग द सिक्रीशन बाय अनदर ग्लैंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इज दिस सिंपल? अब आगे देखो क्या कहते हैं। दीज हार्मोन रेगुलेट, वर्ड पे फोकस कीजिए बच्चे, रेगुलेट। यहाँ पे मैं वर्ड रेगुलेट कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स किसी चीज़ को बढ़ाना या किसी चीज़ को कम करना, दोनों काम कर सकता है। पिट्यूटरी से काम करवा भी सकता है या पिट्यूटरी का काम कम भी कर सकता है। रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। डन। हाउएवर, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप। प्रोड्यूस जो हाइपोथैलेमस काम प्रोड्यूस मतलब हार्मोन्स बनाते हैं वो दो तरीके के, ध्यान से देखते रहो। द रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन। यहाँ पे आपको बात समझ आई? देखो मैंने आपको कहा था कोई चीज़ अगर रेगुलेट कर रही है तो बढ़ाएगी या कम करेगी। तो
अगर आपके पास हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स बनाएगा तो ये रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीशन को बढ़ाएगा पिट्यूटरी से और इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीशन को कम करेगा पिट्यूटरी से। क्या ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई, अच्छे से समझ आई? The releasing hormone which stimulate बढ़ाता है secretion of pituitary hormones and the inhibiting hormones which inhibit the secretion of pituitary hormones. Understandable? Totally. तो आपको रेगुलेट मतलब प्लस माइनस ये वाली बात समझ आ गई आपको, यानी यहाँ पे दो वर्ड्स रिलीजिंग हार्मोन्स एंड दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन्स। बेटा ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से हो गए क्लियर। ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लैरिटी होगी। तो जब मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा उन नोट्स को आप देखोगे तो मतलब मज़ा आ जाएगा, चीज़ें मक्खन की तरह क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल अब देने लग गए। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या? गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाने के लिए हार्मोन। नहीं समझे? देखो जो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स बनाता है ना, उन हार्मोन्स के आगे रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन लिखा होता है। तो अब मैं कहता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो ये पूरे हार्मोन का नाम है। बताओ सबसे पहले कौन रिलीज करता है, कौन बनाएगा ये हार्मोन? तो दिमाग लगाने में पता लगेगा कि पिट्यूटरी नहीं, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिमाग लगाने में पता लगेगा कि जो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के पीछे या तो रिलीजिंग लिखा होगा या इनहिबिटिंग लिखा होगा। समझ आया? तो अगर किसी हार्मोन के पीछे रिलीजिंग या इनहिबिटिंग लिखा है तो कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस। हमें सोर्स पक्का क्लियर हो गया, पहला पॉइंट डन। सेकेंड पॉइंट पे फोकस कीजिएगा बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बना रहा है तो ये हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी के पास और पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन बनवाएगा? ग्रोथ हार्मोन बनवाएगा ना। नहीं समझे बेटा? इस पॉइंट का नाम मतलब समझो। एक ऐसा हार्मोन, इस हार्मोन का पूरा नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को प्रमोट करेगा, वो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज को प्रमोट करेगा। क्लियर? तो कंडीशन क्या होती है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखना मेरे साथ बेटा अच्छे से, कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस हो, यहाँ पे पिट्यूटरी हो, तो अब पिट्यूटरी सिंथेसाइज करता है नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन, ये पिट्यूटरी का नॉर्मल काम है। अब ये हमारे पास हाइपोथैलेमस से करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसने ये सिक्रीट किया। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे जाके अपना असर दिखाएगा, ये पिट्यूटरी पे जाके अपना असर दिखाएगा और पिट्यूटरी से जो सिंथेसिस होगा वो बढ़ जाएगा। किसका सिंथेसिस बढ़ जाएगा? ग्रोथ हार्मोन का। क्लियर? तो यहीं पर जैसे ये दूसरा एग्जांपल देता है, फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, यानी पिट्यूटरी से कोई सब्सटेंस है गोनाडोट्रोपिन, ये रिलीज होना है, तो इसके रिलीज को बढ़ाने के लिए हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। बोलो बात क्लियर हुई? 100% बढ़िया तरीके से आपको मस्त समझ आ चुका है। अब आगे देखते रहो। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन, ध्यान से वर्ड देखना, सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। नहीं समझ आया? देखो यहां पर जस्ट बेटा आपने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो एक तो होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये ग्रोथ हार्मोन के को कम कर देगा, सिक्रीशन को कम कर देगा। हमने बस यहाँ पे क्या चला के दिखाई है, इसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन बोलने की जगह हमने बोल दिया सोमैटोस्टैटिन। अगर इसके पीछे इनहिबिटिंग हार्मोन होता तब भी चल पड़ता, अगर आपको सोमैटोस्टैटिन बोल तब भी चल पड़ेगा। सिर्फ बात बेटा दिमाग लगाने की है। अक्सर क्या होता है ना बच्चे, बायो में ऐसा लगता है कि ना यार दिमाग नहीं लगता, या फिर लोग कहते हैं कि रटना पड़ता है। मैं कहता हूँ बायो को आप समझ लो, बायो को समझ लो और उसके बाद याद करो। ऐसा नहीं है कि बायो याद नहीं करनी पड़ेगी, 100% याद करनी पड़ेगी, लेकिन मुद्दे की बात बेटा ये है कि बायो को बिना समझे रटेंगे ना तो आप अब नीट में एज नहीं ले पाओगे। नीट का पेपर हजारों बच्चे इंडिया में कर रहे हैं। कमाल की बात, नीट का पेपर आसान है। जब कोई चीज़ आसान होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं ना बेटा। तो अब आपको उन सब चीज़ों को भी अटेम्प्ट करना है जो बाकी लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे।
यानी जो आपका अटेम्प्ट होगा वो इतना ज़्यादा बेहतर हो, आपका अटेम्प्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का भी पॉसिबल हो जो क्वेश्चंस में दिमाग लगेगा, और दिमाग लगाने की क्षमता बेटा बहुत कम लोगों में होती है, आप में होनी चाहिए। फोकस कीजिए। कहता है on the other hand, somatostatin from hypothalamus inhibits release of growth hormone from pituitary duct. These hormones originating in the hypothalamic neurons, ये हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में बनते हैं, pass through axons and are released from their nerve endings. These hormones reach the pituitary gland through portal circulatory system and regulate the functions of anterior pituitary. The posterior pituitary is under the direct neural regulation of hypothalamus. बड़ी अजीब सी बात करी, यहाँ तक ये जो पैराग्राफ में बात कराई बेटा यहाँ पे नहीं समझ आई। ये बात ना समझ आने का सबसे बड़ा रीज़न है मुझे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो हाइपोथैलेमस का असर पिट्यूटरी पे कैसे होता है, तो मुझे उससे देखना पड़ेगा ये जो हाइपोथैलेमस है इस पिट्यूटरी से किस माध्यम से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। पिट्यूटरी में एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है क्या, अगर हम ये सीखेंगे तो हम इसका कनेक्शन सीख पाएंगे। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हो चुकी है? किसी भी हालात में याद रखो ये हाइपोथैलेमस जो ग्रे कलर से दिखा रखा है ये बेटा एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये भी बात अपने को समझ आती है। ये भी न्यूरॉन और ये भी न्यूरॉन बेटा दोनों हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन हैं जिसको मैं न्यूक्लियाई टर्म करूंगा बेटा, हार्मोन बना रहा है। लेकिन ये वाला जो न्यूरॉन है ये अपना सामान इधर किसी पोर्टल सर्कुलेशन यानी ब्लड वेसल्स में डाल रहा है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए ये पिट्यूटरी के अगले हिस्से एंटीरियर वाले हिस्से में आ रहा है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यानी हाइपोथैलेमस में बनने वाले कुछ हार्मोन्स जो ये वाले न्यूरॉन बनाता है ये पहले ब्लड में डालेगा और ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी में आता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बनते तो हाइपोथैलेमस में सही है और लेकिन वो ब्लड के थ्रू आने की जगह डायरेक्ट आ जाते हैं और डायरेक्ट पिट्यूटरी के पिछले हिस्से में आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपको पिट्यूटरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा कि पिट्यूटरी का एक आगे वाला हिस्सा है, पोस्टीरियर वाला हिस्सा है। आओ इसकी डिटेल हम अपने नोट्स में देखते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस है ना बेटा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है, ये बात हम सब समझते हैं। कैसे जुड़ा हुआ है आप यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हो। ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस का है, नीचे वाला हिस्सा पूरा का पूरा पिट्यूटरी का है। अगर यहाँ अच्छे से एक सेकंड रुको, अगर यहाँ पर अच्छे से देखो ना तो इस वाले केस में ये ऊपर पूरा हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी और ये दोनों ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग टर्म करते हैं इनफंडिब्यूलम। ठीक, यानी इनफंडिब्यूलम वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो ऊपर वाला हाइपोथैलेमस और नीचे वाला पिट्यूटरी दोनों को आपस में कनेक्ट किए हुए रखा हुआ है। कौन चीज? इनफंडिब्यूलम। तो बेटा इनफंडिब्यूलम से किस तरीके से दोनों के बीच में कनेक्शन बना हुआ है ये मेरी बात समझने वाली जरूरी है। आओ देखते हैं। हम कहते हैं कि ये रहा हाइपोथैलेमस और ये रहा पिट्यूटरी, ये पूरा का पूरा पोर्शन पिट्यूटरी का। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ पिट्यूटरी में मैंने पिट्यूटरी के पोर्शंस लिख दिए। जस्ट रिलैक्स एंड सी व्हाट इज इट। पिट्यूटरी का दो हिस्से, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, समझ सकते हो। पिट्यूटरी का अगला हिस्सा और पिट्यूटरी का पिछला हिस्सा बेटा, तभी तो नाम एंटीरियर पोस्टीरियर दिया है। तो एक हुआ एंटीरियर, एक हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, हाइपोथैलेमस में बच्चे क्या चीज होती है? हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई है। ये न्यूक्लियाई जो है वो हार्मोन्स बनाता है। अब न्यूक्लियाई, कुछ न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स बनाए हुए एक पोर्टल सिस्टम में डाल देते हैं। क्या आपको पोर्टल सिस्टम याद है? मुझे लगता है आपको सर्कुलेशन वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ाया था पोर्टल सिस्टम क्या है। एक बार के लिए रिमाइंड करा देता हूँ। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम से पहले नॉर्मल सर्कुलेशन पाथवे बताऊं तो नॉर्मल सर्कुलेशन पाथवे में हम ऐसा समझते हैं कि ये रहा हार्ट, हार्ट से ब्लड निकलता है और ब्लड जाता है ऑर्गन 1 पे, एक ऑर्गन पे, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेट होकर ब्लड वापस हार्ट के अंदर चला जाता है। ये एक सिंपल पाथवे रहता है। बेटा पोर्टल सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ से ब्लड जाता है एक ऑर्गन के अंदर, यहाँ पे गया ऑर्गन, एक ऑर्गन में, और जब यहाँ से इस ऑर्गन से ब्लड निकलता है ना तो ये बेटा ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में चला जाता है। क्योंकि यहाँ 2 ऑर्गन इन्वॉल्व हैं तो मैं ऑर्गन 1 ऑर्गन 2 बोल देता हूँ, और फिर ऑर्गन 2 से होते हुए ब्लड वापस हार्ट में जाता है।
कमाल की बात बेटा एक चीज़ है कि यहाँ पे ये ऑर्गन का ब्लड डायरेक्ट निकला हुआ हार्ट में, लेकिन इस ऑर्गन से निकला हुआ ब्लड इधर। आप जरा कलर स्कीम पे बेटा फोकस कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ रहा है और इससे निकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास जा रहा है और फिर यहाँ से इधर जा रहा है। तो ना हमें कंफ्यूजन होती है कि यार ये ऑर्गन 2 का ना डीऑक्सीजनेट, ऑर्गन 2 के पास तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ही नहीं। समझ आ रही? कंफ्यूजन ये होती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इंप्रूव करता हूँ। मैं कहता हूँ ब्लड सप्लाई जैसे ऑर्गन 1 के पास गई, वैसे ऑर्गन 2 के पास भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और इसका ये पूरा का पूरा ये जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस तरीके से वापस यहाँ से निकल जाता है। तो ऑर्गन 2 को जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिल गया। तो जब ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे इस एरिया से क्यों भेज रहे हैं बेटा? यहाँ पे आपको ये वाली बात समझनी चाहिए कि जब मैं यहाँ के ब्लड सप्लाई को, मैं जानबूझ के बेटा ग्रीन कलर का कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर। मैं ऐसा बनाने का पर्पस ये है कि ऑर्गन 1 से निकलने वाला सामान कुछ ऐसा है जिसको ऑर्गन 2 के पास पहुंचना जरूरी है। ऑर्गन 1 कुछ अपनी सिक्रीशंस, कैसी भी सिक्रीशंस होंगी, वो ब्लड में डालता है। वो सिक्रीशंस ऑर्गन 2 में जाएंगी और ऑर्गन 2 उन सिक्रीशंस का इस्तेमाल करेगा और फाइनली वापस ब्लड हार्ट के पास पहुंच जाएगा। कंसेप्ट सिंपल, बेसिक। तो इतना तुम लोग समझ गए। कंडीशन क्या है कि जब हम यहाँ पे पोर्टल सिस्टम देख रहे हैं तो नाम है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। क्या नाम है? हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो पॉइंट बेटा वर्ड है हाइपोफिजियल। यह हाइपोफिजियल वर्ड कहाँ से आया? हाइपोफाइसिस। And must I tell you, this hypophysis is the word that is used for pituitary. किसके लिए इस्तेमाल होता है? पिट्यूटरी के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला वर्ड हाइपोफाइसिस। इतना हाइपोफाइसिस वर्ड हमने किया इस्तेमाल पिट्यूटरी के लिए और सिंपल बोला एक अपने पास है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो अगर मैं इस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम को समझाने लगूं, इसको मैं जरा साइड कर देता हूँ, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, चलेगा? चलो इसको इरेज ही कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ चुका। अगर मैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम की बात करूँ ना बेटा, तो ऑर्गन 1 आपका क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ऑर्गन सिस्टम 2 होगा आपके पास, ऑर्गन 2 हमारे पास क्या होगा? पिट्यूटरी। और ये जो इस तरीके से जो जा रहा है, ये वाला जो अपने पास ट्रांसफर हो रहा है बेटा, ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक, ऐसा वाला कंडीशन है। यानी हाइपोथैलेमस ने हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी के पास सामान भेजा और पिट्यूटरी के कौन से हिस्से में भेजा? पिट्यूटरी के अगले हिस्से में भेजा, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या नाम होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। डन। ये बात अपने को अच्छे से मस्त क्लियर हो चुकी है। अब हमें देखना है नेक्स्ट स्टेप में। ये देखो हाइपोथैलेमस सिर्फ इस माध्यम से नहीं करता है, इसके पास एक और तरीका है। हाइपोथैलेमस कहता है कि मैंने कुछ न्यूरॉन्स की सिक्रीशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया, अब मैं कुछ न्यूरॉन्स को डायरेक्ट भिजवाऊंगा। यानी कुछ न्यूरॉन्स इतने लंबे होंगे कि वो हाइपोथैलेमस से एक्सटेंड होते हुए पिट्यूटरी तक पहुंचेंगे और पिट्यूटरी में न्यूरोनल पाथवे यानी पिट्यूटरी में थ्रू न्यूरॉन्स अपनी डायरेक्ट सिक्रीशन डालेंगे और पिट्यूटरी के पिछले हिस्से में पोस्टीरियर पिट्यूटरी। डायग्राम देखो, यहाँ पे आप ग्रीन वाले देख सकते हो बेटा, ये ग्रीन वाले, अगर मैं इनको इस तरीके से ग्रीन वाले, अब इन ग्रीन वालों को देखो कहाँ ये लंबा यहाँ तक पहुँच रहा है, पिट्यूटरी के पिछले हिस्से में यहाँ तक पहुँच पा रहा है। आप जरा इस ब्लैक लाइन को फॉलो करते रहो, पहुँच रहा है यहाँ तक। आपको ये दिख रहा है बेटा, ये यहाँ तक पहुँच रहा है ना, ये वाली बात कह रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी के पिछले हिस्से तक सारा का सारा बेटा सप्लाई कर रहे जा रहे हैं। अगले वाले हिस्से में देखिए आप, ये वाले न्यूरॉन्स जो येलो वाले हैं, ये कुछ देर बाद यहाँ पे देखो इधर ये हाइपोफिजियल कैपिलरी नेक्सस, कैपिलरी प्लेक्सस में यानी कैपिलरी के एक नेटवर्क में डाल देते हैं और ये कैपिलरी सामान यहाँ लेके आ रही है एंटीरियर हिस्से में। तो ये जो एंटीरियर हिस्सा हुआ ये पूरा का पूरा एडिनो हाइपोफाइसिस हुआ, पीछे वाला पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस हुआ। समझ पाए? कोई डाउट नहीं। तो अब देखो इधर न्यूरॉन्स यानी न्यूरोनल पाथवे के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई किया। क्लियर बात? डन।
बात नेक्स्ट याद कैसे करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो बेटा अपने को याद करना है, नाम एडिनो हाइपोफाइसिस एंड दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये तो हमें अब मालूम है कि हाइपोफाइसिस वर्ड तो भैया पिट्यूटरी के लिए यूज होता है, तो जहां पे भी वर्ड पिट्यूटरी आएगा आप हाइपोफाइसिस दिल खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बात जो देखने वाली है, जो बात समझने वाली और याद करने का तरीका है, सुनो उस बात को अच्छे से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, कौन सप्लाई कर रहा है इसको, न्यूरॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा अगर न्यूरॉन सप्लाई कर रहे हैं तभी तो इसका नाम क्या दिया है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि इसको सप्लाई कौन कर रहा है, न्यूरॉन्स। बात क्लियर हो गई, इसको न्यूरॉन सप्लाई कर रहे हैं, न्यूरोनल पाथवे, न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम दे दिया गया। क्लियर हुआ, सिंपल था ना बेटा। तो यहां तक हमारी बात अच्छे से क्लियर हुई। बात अच्छे से क्लियर हुई तो आप यहाँ पे पूरे के पूरे पिट्यूटरी के स्ट्रक्चर्स को आप देखिए। पिट्यूटरी के स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे इनफंडिबुलम, हम ये वाला पोर्शन कहते हैं, हमें बात समझ आती है। इनफंडिबुलम के आगे पिट्यूटरी के अगले दो हिस्से जिनको मैं अभी हाईलाइट करूंगा, यहां से लगाओ बेटा, यहां से जिसको मैंने जस्ट हाईलाइट किया, ये हाईलाइटेड पोर्शन पूरा का पूरा है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। ये अगला, इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो ये दूसरा पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है बेटा, इसको हम कहते हैं नेक्स्ट वाला पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो एडिनो हाइपोफाइसिस समझ आए, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस में दो हिस्से, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। नाम है बेटा पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, जो बीच में है इंटरमीडिया, और लास्ट वाले का नाम है जो पोस्टीरियर में आता है पार्स नर्वोसा, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पार्स नर्वोसा। इतना हो गया क्लियर। पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर आपको आ गया है समझ अच्छे से। यहाँ देखो पिट्यूटरी का अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया तो क्या आप इतनी जो बात आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है, ये बात आप अच्छे से इसका मीनिंग निकाल सकते हो। इस बात में एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा अपने पास ये दो चीजें हैं, एंटीरियर पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। यहाँ पे ये हमारी एक मुद्दे की बात होती है, आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर वी बीइंग टोल्ड, जो हमें समझाया गया कि हमें वो पूरी बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अगर बेटा ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो अब आप वापस आइए हाइपोथैलेमस की कुछ स्टडी की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड बिलो थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस को पूरा करें, इन डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन का पार्ट है एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और एपिथैलेमस के निचला हिस्सा, लोकेटेड बिलो द थर्ड वेंट्रिकल। यस, डायनसेफेलॉन में जो वेंट्रिकल है उसके थोड़ा सा नीचे को मिलता है। कंपोज्ड ऑफ हार्मोन रिलीजिंग न्यूरॉन्स कॉल्ड एज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, और उन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की जो सेल बॉडीज होती है, सेल बॉडी तो मालूम है ना आपको, जहाँ पे आपके पास जहाँ पे न्यूक्लियस और है ना पार्ट है, सोमा, पेरिकैरियन, जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं, उसकी बात हो रही है। उस न्यूरोसेक्रेटरी की सेल बॉडी को हम लोग न्यूक्लियाई टर्म करते हैं। ये बात देखो एनसीईआरटी ने नहीं बोली, आपके लिए स्पेशल नोट्स पे लिखी हुई है, टेंशन नहीं। कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर एंड थर्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में डिस्कस भी नहीं हुआ। बेटा आपको भूख लगती है तो भूख की अर्ज कहाँ से आती है, यानी भूख का अंदर से कैसे आता है कि हमें भूख कैसे लग रही है, कैसे फीलिंग आती है, वो कौन शुरू करता है बेटा, हंगर एंड थर्स्ट की हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस भूख को जनरेट करवा रहा है, भूख को लेके सारी की सारी बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, सटाइटी सेंटर। क्या नाम दिया जाता है, सटाइटी सेंटर। सटाइटी यानी तसल्ली, तसल्ली यानी खाना खा के जब तसल्ली मिलती है ना, तो उसलिए सटाइटी सेंटर, TAT। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। किसी भी वक्त आपका बॉडी टेम्परेचर अभी बिल्कुल 37 डिग्री सेल्सियस है,
आप जाके थर्मामीटर से नाप लीजिए, बॉडी टेम्परेचर ना ज़्यादा होगा, 38 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 इसके आसपास बना हुआ है। तो ये कंट्रोल करने का काम किसका? आपके हाइपोथैलेमस का। और अगर कोई स्ट्रक्चर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, एक लेवल पे बनाए रखता है, उस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग टर्म देते हैं थर्मोस्टैट। इसलिए हम लोग हाइपोथैलेमस का नाम देते हैं थर्मोस्टैट। इतना डन। नेक्स्ट, यहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है न्यूरो हॉर्मोन्स, जो न्यूरो हॉर्मोन्स सिंपल सी बात और कुछ नहीं, कहते हैं लिंक्स नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन सिस्टम। खुद का दिमाग लगाओ बेटा, न्यूरो हॉर्मोन्स है, बेसिकली न्यूरॉन बना रहा है। तो अगर कहीं पर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में लिंक्ड है तो वो हाइपोथैलेमस के पास है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स ही क्या काम कर रहे हैं बेटा? इन दी हाइपोथैलेमस द न्यूरॉन्स आर डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, रिलीजिंग द हार्मोन्स। तो अब आओ हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के। देख बेटा, यहाँ पे ये डायग्राम जो आपको पूरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से बन रखी है। इस पे फोकस कीजिएगा। इस कंप्लीट चीज में देखिए, यहाँ पे आपके पास पिट्यूटरी है, यहाँ पर भी मैं पिट्यूटरी दिखा रखा हूँ। बस पॉइंट इज, मैं आपको 1 2 3 4 5 6 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन कैटेगरीज बताना चाहता हूँ। याद रखना, हार्मोन कैटेगरीज। ये 6 हार्मोन कैटेगरीज जो यहाँ पे ये लिखी हुई है ना बेटा, ये हार्मोन कैटेगरीज बना रहा है कौन? हमारा हाइपोथैलेमस। कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस। तो कैसे ये हार्मोन कैटेगरीज काम करती है, फोकस कीजिएगा। हमें पता है हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन भी बनाता है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी बनाता है। ये बात तो मुझे अच्छे से समझ आती है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग एज वेल एज इनहिबिटिंग दोनों टाइप के हार्मोन बनाता है। 100% श्योर, हमें ये बात मक्खन की तरह क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे जरा फोकस करना। ये हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी बनाएगा, ये हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी बनाएगा। याद है ना आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था उसको हम क्या कहते हैं? सोमैटोस्टैटिन। तो बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनमें से जो भी बनेगा वो पिट्यूटरी पे काम करेगा कि नहीं? इसलिए मैंने पिट्यूटरी ऐसे दिखा दिया। और पिट्यूटरी से रिलीजिंग वाला स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन को ग्रोथ हार्मोन की, और दूसरा वाला वो इनहिबिट करेगा सिक्रीशन को। क्लियर? नेक्स्ट, आपके पास दूसरी कैटेगरी है। देखो ये दोनों अलग अलग हार्मोन है, यानी दिस इज कैटेगरी नंबर 1। दिस इज कैटेगरी नंबर 2, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। RH मतलब रिलीजिंग हार्मोन। किसी भी चीज़ के पीछे RH लग जाए तो बेटा रिलीजिंग हार्मोन, किसी भी चीज़ के पीछे IH लग जाए तो आपके पास इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों फिर पिट्यूटरी पे काम करते हैं और MSH के रिलीज को स्टिमुलेट करेंगे या उसके सिंथेसिस को स्टॉप करेंगे। सेम थिंग गोज फॉर प्रोलैक्टिन। बेटा, ये वाला हार्मोन बॉडी में मिल्क बनवाता है। क्या बनवाता है? मिल्क। फीमेल बॉडीज में आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द पार्चुरेशन, डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी के बाद प्रोलैक्टिन बनवाता है। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन बेटा, इसको डोपामीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपामीन। ये याद रखिएगा। ये क्या करता है? स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सिंथेसिस, ये इनहिबिट द प्रोलैक्टिन सिंथेसिस। क्या आपको ये वाली बात अच्छे से क्लियर हुई? प्रोलैक्टिन के सिंथेसिस को बना भी सकता है, कम भी कर सकता है, डिपेंडिंग वो इनहिबिटिंग है या रिलीजिंग है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, आप अपने आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब एक पॉइंट पे फोकस करो बेटा। फोकस करने वाली बात यह है कि ग्रोथ हार्मोन जो है उसका रिलीजिंग इनहिबिटिंग दोनों है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यानी MSH का रिलीजिंग इनहिबिटिंग दोनों है, प्रोलैक्टिन का रिलीजिंग इनहिबिटिंग दोनों है। ये 3 जो कैटेगरीज हैं, प्रोलैक्टिन वाला, MSH वाला और ग्रोथ वाला, इन तीनों कैटेगरीज में इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग दोनों मिलता है। बाकी जो ये 3 कैटेगरीज कराऊंगा, बाकी 3 कैटेगरीज का सिर्फ रिलीजिंग बनता है, इनहिबिटिंग नहीं। देखो ना, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट? यानी ये 3 कैटेगरीज में रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों मिल रहा है। एंड मस्ट आई टेल यू बेटा, ये बात मैंने बड़ी मेहनत से निकाल के इस तरीके से बनाया है, समराइज करके चार्ट बना रखा है। ये चार्ट आपको कहीं पे बना नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया। तो इस चार्ट में दिमाग लगाए, तो दिमाग लगाने के बाद ये अच्छे से देखने से क्लियर होता है कि यहाँ पर इनहिबिटिंग रिलीजिंग दोनों हैं जो पूरा इस डब्बे में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नीचे वाले जो 3 बाकी कैटेगरीज हैं, ये सिर्फ रिलीजिंग है। और इस पॉइंट पे क्या क्वेश्चन बनता है? मैं कहूँगा 100% बनता है, बना भी है और बनेगा भी। यहाँ पे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये TSH की सिक्रेशन करता है। क्या होता है TSH? ये सब बातें तो हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी में। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग ACTH,
गोनाडोट्रोपिन, रिलीज ऑफ FSH एंड LH। तो बेटा ये कहानी क्या है, TSH, ACTH, FSH, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, ये सारी की सारी बातें हम आओ पढ़ेंगे पिट्यूटरी, बट नॉट इन दिस लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके साथ साथ बेटा आज हाइपोथैलेमस के डिस्कशन के साथ हम इस लेक्चर को फिनिश ऑफ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर, पिट्यूटरी के कनेक्शंस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स। हार्मोन्स एग्जैक्टली पिट्यूटरी में कैसे करते हैं, ये सारे के सारे हार्मोन्स का मतलब क्या है, ट्रोपिन ट्रोफिक का मतलब क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा, स्टे ब्लेस्ड, फॉर देयर।